हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाज़िर। इट इज़ क्लाइमेट चेंज। तो इस हवाले से मैंने कुछ सवालात को जो है वो आपके लिए चुना है। मैं मोहम्मद नौफल ज़फ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। तो थोड़ा तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम देख लेते हैं वेदर के स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी एक ख़ास एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक ख़ास टाइम के लिए ख़ास इलाके में। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि कराची के अंदर जून के अंदर मौसम गर्म होता है, तो ये इसका मौसम है। ठीक है जी, जून के अंदर मौसम गर्म होता है, लेकिन जनवरी के अंदर कराची में शदीद सर्दी पड़ती है। तो अब क्या जनवरी का जो मौसम है वो क्या मौसम नहीं है? वो भी मौसम है। तो अगर हम जनवरी और जून और मई और अगस्त या फरवरी सबको मिला के कहें तो क्या किस तरीके से देखेंगे? अभी भी अगर समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। क्लाइमेट जो होगा वो पूरे साल का होगा और वेदर होगा किसी एक महीने का, एक हफ्ते का या एक दिन का। मैं कहूँ कि आज का मौसम बहुत गर्म है और कल सुबह मैं उठ के कहूँ आज का मौसम बहुत सर्द है, तो ये दो अलग अलग जो है वो मौसम हो गए और वो उसी इलाके के, कराची के। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई कराची की क्लाइमेट, आबो हवा, यानी कि उर्दू में आबो हवा कहते हैं, अंग्रेज़ी में क्लाइमेट कहते हैं, कि कराची क्लाइमेट जो है वो ओवरऑल क्या है, तो हम फिर एवरेज लेंगे कि भाई कराची के अंदर ज़्यादातर जो है वो ह्यूमिडिटी होती है, कराची के अंदर जो है वो हवा में नमी ज़्यादा रहती है और गर्मी ज़्यादा अरसे रहती है। तो हम ये कहेंगे कि कराची की क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है। ये उसकी ओवरऑल क्लाइमेट हो जाएगी। एलिमेंट्स वही रहेंगे, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर वेदर में भी ये रहेंगे, क्लाइमेट में। लेकिन ये दोनों चीज़ें इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होती हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? अब क्लाइमेट समझ आ गया, वेदर। क्लाइमेट चेंज क्या है तो ये भी देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी कहती है कि 2-3 सदियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है। और इसके बढ़ने की वजह से जो है वो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि सूरज की शुआओं को कैप्चर कर लेती है और वापस नहीं जाने देती। जब सूरज की हीट वापस नहीं जाएगी तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर गर्मी पैदा करेगी। ये पिछली सदियों के दौरान में अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, अर्थ का वेदर चेंज हुआ है, और इस अर्थ के वेदर को चेंज होना, अर्थ के टेम्परेचर को चेंज होना, विंड के पैटर्न को मैंने आपको बताया था, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट के और वेदर दोनों के एक ही हैं। तो ये क्लाइमेट का चेंज है और क्लाइमेट के चेंज को हम जनरली ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हो ये रहा है कि इसकी अर्थ की जो टेम्परेचर का बढ़ना है वो आपके घर से ताल्लुक़ नहीं है, उसका पूरी दुनिया से है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऐसा कर रही हैं, हज़रत इंसान ऐसा कर रहा है, और उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो जमी हुई बर्फ़ है वो पिघल रही है, और अगर वो सारी बर्फ़ पिघल गई तो ज़मीन जिस खुश्की पे हम रह रहे हैं वो सारा का सारा समंदर के तले आ जाएगा, समंदर में डूब जाएगा। ये है ख़तरनाक बात। क्या तो ये बता रहा है कि ये हिस्सा एशिया का, अफ्रीका का, यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अमेरिका का डूब जाएगा और जो वो डेजर्ट बन जाएगा, अनइनहेबिटेबल हो जाएगा। कुछ हिस्सा डेजर्ट बन जाएगा, कुछ हिस्सा डूब जाएगा। ठीक है, कुछ हिस्सा फ्लडिंग में आ जाएगा। ये मकसद दूसरा ये कहने का मतलब है कि एशिया, अफ्रीका कुछ हिस्सा जो है वो डेजर्ट बन जाएगा। यानी एक एक्सट्रीम जो है वो आपको वेदर्स को फेस करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। कहीं पे तो जो है बारिशें ही नहीं होंगी, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होंगी। ये भी जो है वो इसका होगा। आप इसको स्टिल करके पढ़ लीजिएगा इन सारी की सारी लाइन्स को। और होगा ये कि फेमाइंस आएंगे, कहत पड़ेंगे, मास वॉर होंगी, और उसके नतीजे में जो है वो ये आबादी जो बढ़ी है जितनी तेज़ी से उतनी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी। और ये होगा किस वजह से? एक इसकी मेन वजह होगी कि सिर्फ 4 सेल्सियस डिग्री जो है वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एवरेज, और उससे जो है वो सारी तबाही आ जाएगी। और यानी इंटरनेशनल लॉ सेज अबाउट द क्लाइमेट चेंज। चलिए ये देखते हैं अब। अकॉर्डिंग टू इंटरनो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, हमेशा याद रखिएगा इस इदारे को अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है ये। जब आप इंटरनेशनल लॉ की बात करें, क्लाइमेट चेंज कहता है डबलिंग ऑफ वर्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आर लाइकली इंक्रीज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बाय द 3 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है वो डबल होने को जा रही है, और अगर ये होती है तो दुनिया के अंदर 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये जो है वो क्लाइमेट चेंज है। ठीक है जी। आगे वो कहता है कि विद द इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी लेवल्स मेनी पार्ट ऑफ आवर प्लानट विल बिकम इनहेबिटेबल
कि अगर हमने अगले 100 साल के अंदर एक्शन नहीं लिया तो अगले 100 साल के अंदर अगर इसी तरह से फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला, गैस, नेचुरल गैस और पेट्रोल इसी तरह जलता रहा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल दुनिया में बढ़ा देगा और होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और बहुत सारे दुनिया के हिस्से जो हैं वो रहने के लायक नहीं रहेंगे। कहता है एडवर्स एंड नेगेटिव क्लाइमेट चेंज, ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या है एडवर्स के। तो कहता है ग्लेशियर एंड पोलर आइस आर मेल्टिंग। तो अब ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके जो सबसे मेन जो एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो ये कि हमारा जो ग्लेशियर का हिस्सा है दुनिया के अंदर जो बर्फ़ जमी हुई है बहुत सारे इलाकों में वो पिघल रही है। कहता है और जब ये पिघलेगी तो पानी नीचे बह के आएगा तो सी लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, समंदर का पानी बढ़ जाएगा। रैम्ड अप ड्रॉट्स, फ्लड एंड अदर एक्सट्रीम वेदर्स। तो एक्सट्रीम वेदर्स तरह तरह के होंगे, सिर्फ यही नहीं होगा कि सिर्फ पानी ही पानी हर जगह हो जाएगा, बल्कि बहुत सारे दुनिया के ऐसे हिस्से होंगे जहाँ पानी का एक खतरा नहीं होगा। ये भी इसका एक क्लाइमेट चेंज का एक और इफ़ेक्ट है कि इसकी वजह से ड्रॉट्स आएंगे, खुशहाली आएगी, कहीं पे बारिशें ही नहीं होंगी, जगहें जो हरियाल आज लहलहाते जहाँ पे खेत हैं वहाँ पे रेगिस्तान बन जाएगा। तो कहता है कि क्लाइमेट चेंज इकोसिस्टम एंड एक्सटेंशन थ्रेट्स होंगे। जैसे ऐसा होगा तो जैसा इकोसिस्टम तब्दील हो जाएगा, बहुत सारी जो है वो क्रीचर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मर जाएंगी हमेशा के लिए, उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। एयर पोल्यूशन इज़ वर्स विद क्लाइमेट चेंज। कहता है व्हाट इज़ ग्रीन पीस, ये एक इदारा है जो कि जो है वो इस हवाले से काम कर रहा है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या करें, ग्रीन हाउस गैसेज़ को एमिट करें। ग्रीन हाउस गैसेज़ वो हैं जो कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में मदद देती हैं, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और दूसरी CFCs भी हैं। और ये फिर हम अलग से देख लेंगे ग्रीन हाउस गैसेज़ को, ठीक है जी। हाउ पाकिस्तान इज़ अफेक्टेड ऑफ क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है और अगर पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो खुशहाली का है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये दरिया जो बह रहा है इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हयात है, और अगर ये इंडस दरिया जो है ये सूख गया तो पाकिस्तान पहली जो है वो वाटर स्ट्रेस कंट्री है और वाटर स्कार्स कंट्री बनने में इसको देर नहीं लगेगी। ठीक कहते हैं कि वाटर स्कार्स कंट्री बनने को पाकिस्तान बहुत नज़दीक है। कहता है पाकिस्तान इज़ फेसिंग सीरियस वाटर क्राइसिस, द country is rapidly moving from being classified as water stress to water scarce country, यानी कि ये पानी की कमी से पानी की शदीद किल्लत की तरफ जा रहा है। टू जी एक आदमी के पास एक स्विमिंग पूल, आधे स्विमिंग पूल के बराबर भी पानी नहीं बचेगा साल का, ठीक है जी। तो ये है, कहता है ग्लोबल वार्मिंग। अब देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब जब क्लाइमेट चेंज किया तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसमें हो क्या रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है और जानवर और इंसान सब के लिए ख़तरनाक है। जानवर भी मर रहे हैं, पौधे भी मर रहे हैं और इंसान भी मर रहे हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर भी देख लेते हैं क्या है कि कहता है कि सिर्फ जो है वो पाकिस्तान 0.4% ग्रीन हाउस गैसेस को जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, जो कि कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। कहता है येट इट इज़ 12th कंट्री मोस्ट एट रिस्क फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हालांकि सिर्फ 0.4% ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है, 0.4 यानी कि तकरीबन आधा %, और बाकी पूरी दुनिया के ममालिक करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। 12वें नंबर पे सबसे ज़्यादा ख़तरे में घिरा हुआ मुल्क है ये, ठीक। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटरनेशनल लॉ, ये बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं कि अर्थ समिट हुआ पहली दफ़ा, ये क्या था, मैं इसको मुख्तसर करके बताता हूँ कि 1992 के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको अब ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि भाई कुछ ना कुछ हो रही है गड़बड़, दुनिया के अंदर गर्मी बढ़ रही है, ये टेम्परेचर बढ़ना जो है वो अच्छा नहीं है, हमें देखना चाहिए। 1992 के अंदर सबसे पहले अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो के अंदर 3 से 14 जून तक जारी रहा, जिसके अंदर उन्होंने तय किया कि हम जो है वो कुछ चीज़ों को जो है वो लागू करेंगे दुनिया में। उसके लिए जाहिर सी बात है कि मुल्कों की रजामंदी चाहिए थी, और उन्होंने एक तय किया कि भाई इतने मुल्क जब जो है वो राज़ी हो जाएंगे तो हम जो है वो इसको कम इनटू फोर्स करेंगे, यानी कि फिर हम इसको लागू करेंगे, और जो कि 21 मार्च 1994 को जो है वो लागू होता है, कम इनटू फोर्स होता है। और फर्स्ट टाइम ये हुआ कि जो है उन्होंने कहा कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये हैं असल कल्प्रेट, ये हैं असल मुजरिम, इनको हमने रोकना है, और जो है वो इनको अगर हम नहीं रोक सकेंगे तो ये दुनिया आने वाले सालों में दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा। और जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हो रहा है। तो कहता है व्हाट इज़ कॉप। तो कॉप क्या है, इसका नाम मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी कि इसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस भी होती है जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहलाती है। मैं कॉप क्यों पढ़ा रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा, कॉप पढ़ना बहुत ज़रूरी। कॉप की पूरी सीरीज़ है, 25वीं कॉप हुई है अभी 2019 के अंदर, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं
कहता है कॉप 1 कहाँ है, कॉप 1 बर्लिन जर्मनी के अंदर होती है 1995 के अंदर। इसके अंदर फिर ये तय होता है कि द फ्रेमवर्क आउटलाइन होती हैं तय कि भाई ये अब आउटलाइंस क्या होंगी कि एक जो है वो प्रोटोकॉल या एग्रीमेंट हम तय करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। ये कॉप 1 के अंदर तय हो जाता है कि आइंदा हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे या एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें हम सबको राज़ी करेंगे कि भाई अब आप बहुत हो गई ग्रीन हाउस गैसेस को, अब हमें रोकना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है। ये क्योटो प्रोटोकॉल समझे इस वक्त इंटरनेशनल लॉ है। ये क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके अंदर करना क्या है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो क्योटो प्रोटोकॉल ही बताता है। और ये कब हुआ, ये कॉप 3, मैंने कहा ना कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपको समझ में आ रही है, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 के अंदर ये क्योटो प्रोटोकॉल बहरहाल आ जाता है। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि इन शेप ऑफ क्योटो, और ये क्योटो कहाँ पे, क्योटो जापान का एक शहर है, वहाँ पे होता है। कहता है कि वॉज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान इन दिसंबर 11 1997 एंटर इनटू फोर्स फरवरी 16 2005। वो कहता है कि 1997 में ये हो जाता है, लेकिन अमल दरामद इस पर होता है 2005 में। अब 2005 में अमल दरामद यूँ होता है कि इन्होंने तय किया होता है कि भाई इतने ममालिक जब तक साइन नहीं करेंगे ये काबिल अमल नहीं होगा, इस पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता, इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता। तो फिर जब ये जो नंबर उन्होंने तय किए होते हैं ममालिक के, जब वो पूरे साइन कर देते हैं तो 2005 का साल आ जाता है और यूँ जो है ये कम इनटू फोर्स हो जाता है। ऐसा कहता है सेकेंड कमिटमेंट पीरियड वाज एग्रीड ऑन 2012 नोन एज दोहा एग्रीमेंट कॉप 18। मैंने बताया कॉप 3 थी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, 1997 में हुई। इसमें ये क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है, 2005 में इफेक्टिव हो जाता है और 2012 में एक्सपायर हो जाता है। अब नया कानून भी तो लाना था, तो नया कानून दोहा एग्रीमेंट के ज़रिए से आया और ये कॉप 18 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 18 में हुआ। और ये जो है वो कब होती है, 2012 के अंदर दोहा के अंदर होती है। कतर का जो है वो कैपिटल है दोहा, वहाँ पे होती है। और वहाँ पे फिर से तय होता है कि अब क्योटो प्रोटोकॉल को हम सेकंड पीरियड दे रहे हैं जो कि 2020 तक जाएगा। लेकिन इसके लिए फिर वही बात थी कि साइन होना चाहिए था पार्टियों का, पार्टियों ने साइन किया नहीं इसको जी। ठीक है जी, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल समझ लीजिए कि ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सका और इसको फिर जो है वो रिप्लेस किया था पेरिस एग्रीमेंट ने। वो बताता हूँ मैं आगे किस तरीके से हुआ था, इसको आप पढ़ लीजिएगा इसको स्टिल करके, तो आपकी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। कहता द 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 21 पेरिस कॉन्फ्रेंस। अब देखें ना, मैंने बताया कि इन्होंने तय तो कर लिया था कि भाई 2020 तक का, अब हम 2012 से 2020 तक का जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लोगों ने इस पर साइन ही नहीं कर रहे। 10-10 12-12 कंट्रीज साइन कर रहे हैं हर साल, तो वो कहाँ से जो है वो उस लेवल तक आएंगे भाई, जब तक सब मिल के नहीं तय करेंगे। तो थोड़ी एक आदमी के करने से थोड़ी होगा, एक मुल्क के करने से थोड़ी होगा कि उसने कहा कि मैं पूरी दुनिया को अगर बचाना तो पूरी दुनिया के लोगों ने काम करना है ना। आप आसान लफ्ज़ों में इसको पूरा पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा। कॉप को पूरा जाके नेट पर पढ़िए, आपकी समझ में आएगा, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद वो कहता है 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टू कॉप 21 पेरिस कॉन्फ्रेंस होती है और ये उसी की सीरीज़ में है। कहता है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 21 was held in Paris, France from 30 November to 12 December 2015 and the 11th session of the conference of the party CMP to the 1997 Kyoto Protocol। ठीक है जी, तो उसी के सिलसिले में ही कहता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसको 2015 में ये लोग किसी तरीके से चाइना और अमेरिका से साइन करवाने में कामयाब हो गए। ठीक है जी, पेरिस एग्रीमेंट, मैंने पेरिस कॉन्फ्रेंस जो मैं आपको 2015 वाली बता रहा हूँ, इसके अंदर लोग कामयाब हो गए। इन्होंने इससे साइन करवा लिए, किससे, ओबामा से और चाइना से भी, जो कि 40% हैं कार्बन एमिटर, दोनों मिलकर दुनिया का 40% उगल रहे हैं कार्बन। ठीक है जी, अब असल चीज़ तो यही इन्हीं लोगों को रोकना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ये 2017 में सदर बनते हैं, वो कहते हैं भाई मैं नहीं मानता इस दस्तूर को, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, ये इसकी एक और नाकामी बन गई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन थे, इन्होंने आते साथ ही जो है वो इस पहले ही इन्होंने काम ये उतारा और इसको जो है वो ख़त्म कर दिया जी। ये एक बड़ा मसला हो गया। बहरहाल कहता है व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। कहता है प्रोटोकॉल the first commitment period started in 2008 and ended in 2012. Second commitment period was started was agreed in 2012 known as the Doha। मैं आपको बता चुका हूँ। और ये दोहा जो है वो कॉप 18 था और इसके अंदर जो है वो अब तक 144 स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया है। अभी भी 30-32 बाकी हैं भाई। अंदाज़ा लगा मैं क्या बोलूँ,
मैं कोई इंटरनेशनल लॉ का कोई बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं तो आपको टीच कर रहा हूँ। आप खुद समझ लीजिए कि जब पार्टीज ही साइन नहीं कर सकी तो इसका क्या हाल हुआ होगा। बहरहाल तो उसके फिर अब क्या करना है, 32 अभी इसमें भी लिखा हुआ है कि 32 अभी भी अवे हैं, ठीक है ना। 32 रेटिफिकेशन अभी भी चाहिए। रेटिफिकेशन कहते हैं साइन करके किसी एग्रीमेंट को मान लेना। जब कोई किसी मुल्क का की अथॉरिटी साइन करती है तो वो रेटिफिकेशन कहलाता है, अंग्रेज़ उस पर साइन ही नहीं हो सके सबके। कहता है व्हाट रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल। अब सवाल आता है फिर कौन रिप्लेस करेगा, तो जनाब दोहा अमेंडमेंट एक्सटेंडेड क्योटो प्रोटोकॉल टू 2020 in 2015 and the sustainable development summit held in Paris. All UNFCCC participants signed yet another pact, the Paris Climate Agreement। ये आ गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये है 2016 के अंदर जिसने कि क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस कर लिया है। तो शॉर्ट कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मसला है कि इसके अंदर इन्होंने इतनी ज़्यादा ख़तरनाक शर्तें रखी थी क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकंड पीरियड था कि इसमें बहुत सारे लोगों ने साइन किए नहीं किए, तो बहुत ही देर से किए। अब आप बताइए 2020 आ गया तो क्या फ़ायदा। तो उन्होंने अब की दफ़ा जो ये वाला जो रखा है ना पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इसमें शर्तें थोड़ी नरम रखी हैं ताकि लोग इसको साइन करते हैं, और लोगों ने साइन कर दिया जनाब, खुशखबरी ये है, ठीक है जी। डज पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस क्योटो प्रोटोकॉल, जनाब बिल्कुल करेगा। द न्यू ट्रीटी वुड बिकम द पेरिस एग्रीमेंट वाज फुल्ली रिप्लेस बाय द क्योटो प्रोटोकॉल बाय 2020। और ऑफिशियली जैसा अभी तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो है वो पीरियड चल रहा है तो 2020 के अंदर, लेकिन चल रहा है, लेकिन कम इनटू फोर्स नहीं हो सका, अमल दरामद में नहीं आ सका है। बस ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बना हुआ है एक इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन अमल दरामद में क्या है, बस अब इसके बाद इंतज़ार हो रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो इसको रिप्लेस करेगा। कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेरिस एग्रीमेंट एंड द क्योटो प्रोटोकॉल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट इज़ दैट द डेवलपिंग कंट्रीज आर submitting pledges under the Paris Agreement to reduce the emissions. They had no emission reduction mitigation obligations under Kyoto Protocol। वो कहता है कि सबको साइन करवाया, सबसे साइन करवा लिया, उन पर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई हैं, बस उनसे कहा है कि आप इसको साइन कीजिए और कुछ ख़ास ख्याल रखिए। अब इसको तो अब जो है वो अब आपको नज़र आ रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट कदरे नरम है बनिस्बत क्योटो प्रोटोकॉल के, इस वजह से लोगों ने साइन कर दिया है इसको, ठीक है जी। रिप्लेस हो जाएगा 2020 के अंदर, ठीक है जनाब। कहता है हाउ मेनी कंट्रीज़ आर इन पेरिस एग्रीमेंट 2018, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर इन द पेरिस एग्रीमेंट, वही बात है। कहता है एट प्रेजेंट 197 कंट्रीज़ पेरिस एग्रीमेंट में आ गई, 197, ये हुई ना बात। वहाँ देखें 15 साल के अंदर जो 144 आई हैं और 32 का इंतज़ार किया जा रहा है, हो ही नहीं सकी। 2018 का डेटा है ये, और अभी भी इसका यही हाल है। अब क्या रह गया, अब 2020 आ गया, तो अब इसमें ये हुआ कि 197 कंट्रीज़ ने इसको जो है वो साइन कर दिया है, और ये जो है वो रिप्लेस कर जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट 2016 वाला, ठीक है जी। कहता है विच कंट्री डिड नॉट साइन पेरिस। अब अच्छा, फिर अगर सब ने कर दिया तो कोई रह भी गया है, तो जी हाँ रह गया जनाब। कौन कौन रह गया, अफ़गानिस्तान और तुर्की ने नहीं किया है, जिसका 1% शेयर है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, ठीक है जी। तो अफ़गानिस्तान और तुर्की ने नहीं किया, ये भी याद रखिएगा। COP25 हेल्ड इन मैड्रिड स्पेन, इसमें कोई ख़ास जो है वो नताइज नहीं आ सके, पर जब मकसद हासिल नहीं हो सके, अचीव नहीं हो सके, तो ये वही मैंने इसको इसमें डाल दिया है डिसीजन। तो इसमें 2050 के ऊपर ज़ीरो करने का जो है वो सोचा गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, लेकिन इसको इंडिया, चाइना और ब्राज़ील ने जो है वो इसको अपोज़ किया है। इसके अंदर जो है बस अब यही हुआ है कि उन्होंने कहा भाई अगली कॉन्फ्रेंस में तय करेंगे, कुछ तय नहीं कर सके, बस बहस होती रही। कुछ लोगों ने कहा भाई ठीक है ज़ीरो करेंगे, कुछ कंट्रीज़ ने कहा नहीं हम नहीं ज़ीरो करेंगे। तो जो है वो इस बहस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, अगली कॉन्फ्रेंस तक इंतज़ार कीजिए, ठीक है जी। सो ये इट इज़ नॉट द एंड बट द बिगनिंग ऑफ न्यू एंड सेफ फ्यूचर। आप भी अब इस चीज़ का ख्याल रखें, पढ़ें इसके बारे में, और अपने तौर पे भी कुछ दुनिया का ख्याल कीजिए। पसंद आई हो ये प्रेजेंटेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।